सभी साथियों का मीट द प्रेस कार्यक्रम में स्वागत है। आचार्य देवव्रत जी आज हमारे बीच में हैं, जो कि गुजरात के राज्यपाल हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और शिक्षाविद हैं। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल के प्रधानाचार्य भी रहे, एक तरह से संचालक ही हैं उस गुरुकुल के। और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी इनकी रुचि है और खासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके लिए काफ़ी प्रयत्नशील हैं। ये जागरूक करते रहते हैं सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवव्रत जी चंडीगढ़ प्रेस क्लब में। चंडीगढ़ प्रेस क्लब जो है सर 1979 में अस्तित्व में आया था और यानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके जो प्रयास थे ये प्रेस क्लब खड़ा हो सका था। तो मैं नलिन आचार्य जी जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब के, उनको कहूँगा कि देवव्रत के विषय में 2 शब्द कहें और उनका स्वागत करें। आए हुए सभी मेहमान, आज हमारे बीच में गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी हमारे बीच में है। हम उनका प्रेस क्लब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जैसे हांडा जी ने पहले बताया, जैसे शिक्षाविद हैं, कुरुक्षेत्र में इनका गुरुकुल भी है जहाँ शिक्षा करवाते हैं बच्चों को। प्राकृतिक कृषि के ऊपर इन्होंने जो काम किया वो अद्भुत है। उसके बारे में ये अपने बताएंगे भी, आपको सारा जानकारी देंगे। आचार्य जी, ये प्रेस क्लब हमारा जो सोच थी हमारे सीनियर्स की, ये इमरजेंसी के दौरान इसका सबूत को तैयार करने का एक यत्न किया गया और ये 1981 में अपने स्वरूप में हमारा प्रेस क्लब बना, जो धीरे धीरे इस वक्त बहुत बड़ा, इस वक्त हमारे पास 750 के लगभग रेगुलर मेंबर हैं, जिसमें जो डेस्क पे कवर करते हैं, डेस्क पे जो सब एडिटर और साथ में जो फील्ड में वर्कर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये हमारे मेंबर हैं। इसके अतिरिक्त हमारे एसोसिएट मेंबर हैं जो साथ में जैसे एडवर्टीजमेंट में, सर्कुलेशन में, वो हमारे एसोसिएट हैं। कुल हमारी जो संख्या है वो 1300 के लगभग हमारी स्ट्रेंथ है प्रेस क्लब की। मैं आपका एक बार फिर क्लब में आने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आगे की कार्रवाई के लिए हांडा जी को माइक देता हूँ। धन्यवाद आचार्य जी। जैसे कि हमारी प्रेस क्लब की एक रीत रही है, हमारा मोमेंटो जो है वो मैं निवेदन करूंगा सभी गवर्निंग काउंसिल के जो मेंबर हैं, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर जो हैं वो आ जाएं। तो देवव्रत जी को एक हमारा मोमेंटो जो प्रेस क्लब का है वो हम चाहेंगे कि भेंट किया जाए। और सर ये जो हमारा प्रेस क्लब का मोमेंटो है इसमें भी जर्नलिज्म से रिलेटेड और रेस्टोरेंट से रिलेटेड काफ़ी कुछ है, वो आपको बताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि पहले आचार्य जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद एक एक करके बारी बारी जो भी आपके प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी चलता है। धन्यवाद। ओम। चंडीगढ़ प्रेस क्लब द्वारा आयोजित पत्रकारों के संवाद में उपस्थित आदरणीय श्री नलिन आचार्य जी, अध्यक्ष चंडीगढ़ प्रेस क्लब, और माननीय श्री रमेश हांडा जी, वरिष्ठ उप प्रधान, बहुत ही सम्मानित सभी मीडिया से जुड़े हुए
पत्रकार भाई और बहनों, बहुत थोड़े समय में आप सभी का जो दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उसके पीछे भिवानी में रहते हैं चौधरी संपूर्ण सिंह जी। उनकी मुझे जानकारी मिली कि आप हरियाणा में आ रहे हैं, वापसी 6 अगस्त की है, तो प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आपका हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए नहीं, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे वरिष्ठ और सम्मानित विभिन्न मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों से बातचीत करने का सौभाग्य मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए, मैं कभी राजनीति में रहा नहीं, किसी भी राजनीतिक संगठन का सदस्य रहा नहीं। मैं गुरुकुल चलाता था कुरुक्षेत्र में, वहाँ लगभग 16-17 प्रांतों के छात्र मेरे पास आवासीय रूप से पढ़ते रहे। जो समय बचता था मैं गांव में जाता था और किसानों के एक संगठन में थोड़ा काम जरूर करता था। पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान, योग, प्राणायाम, इस तरह की कुछ गतिविधियां, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कुछ काम होते थे। इसी बीच में मुझे नहीं पता था कि इस प्रकार की मुझे जिम्मेवारी मिलने वाली है। ये एक आश्चर्य था मेरे लिए भी। और 12 अगस्त 2015 को हिमाचल प्रदेश का मुझे गवर्नर की मैंने शपथ ली, तो 3 दिन के बाद ही 15 अगस्त एट होम का कार्यक्रम राजभवन में होने वाला था। मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी। राजभवन इससे पहले मैंने कभी कहीं का देखा नहीं था और मैं इस इंतज़ार में था, एट होम कैसा होगा, उस प्रतीक्षा इंतज़ार में था। तो 15 अगस्त का दिन आ गया, राजभवन शिमला में एट होम हुआ। उसके दरबार हॉल में शहर के बड़े प्रतिष्ठित जजेस, उद्योगपति, जाने माने जो महानुभाव थे वो आए और सबका जलपान हो गया, आपस में नमस्ते हो गई और सारे वापस चले गए। अब मैंने अपने कर्मचारी जो सेक्रेटरी वगैरह थे राजभवन में, उनसे पूछा कि एट होम कब होगा, तो उन्होंने कहा यही तो एट होम था। तो मैंने कहा भाई ये चाय पीने पिलाने का नाम ही एट होम था, ये तो सब अपने घर भी कर सकते थे। तो वो घटना मेरे को बड़ा आश्चर्य करने वाली थी। और उसके बाद 26 जनवरी में फिर एट होम होना था। मैंने वहाँ की सारी व्यवस्थाएं बदल दी और उसमें मैंने जिन क्रांति वीरों के द्वारा हमें देश आज़ाद कराने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने अपना जीवन आहूत किया, उनके लिए बहुत अच्छे संगीत का कार्यक्रम रखा, उनके श्रद्धांजलि के रूप में, उनकी स्मृति के रूप में। और उसी के साथ हमने आज देश की जो अवस्था है इस पर चिंतन हो, हम कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर बातचीत हो। तो इस तरह का लंबे कार्यक्रम चला करके पूरे राजभवन में एट होम का स्वरूप बदल दिया और फिर वो गुजरात में भी वैसा ही किया। और अभी 3 दिन पहले राष्ट्रपति भवन में हम सब राज्यपालों की इसी रूप में एक सम्मेलन हुआ है। उसमें भी मैंने इस बात को रखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब हम आज़ाद हैं और गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से बाहर आना चाहिए।
और एट होम हमारे अंग्रेज़ों वाले ही चल रहे हैं। तो अब ये रूप पूरे राष्ट्र में बदलने जा रहा है, ये भी एक व्यवस्था बनी है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान मजबूती से, हमारे बीच में डॉक्टर शशिकांत जी शर्मा हैं, जो मेरे पर्सनल एडवाइज़र भी थे हिमाचल में, और वो पत्रकार आपके परिवार के लोग हैं, तो उनको वहाँ की सारी परिस्थितियों की जानकारी थी। तो उन्होंने बहुत मेरा इस बारे में सहयोग किया। तो नशा मुक्ति के लिए हमने कोई पार्टी नहीं देखी, सभी लोग जुड़ करके इस मिशन में जुड़े। वृक्षारोपण का अभियान चलाया। मेरा जो गाड़ी का काफिला चलता था, उस एक गाड़ी में झाड़ू, तसले, फावड़े साथ ही लेके मैं चलता था, और जहाँ गंदगी मिलती गांव में, देहात में, वहीं जुट जाता था। और ये हमारा स्वच्छता अभियान बहुत पॉपुलर और वहाँ ख्याति प्राप्त उसने की। तो इसी के साथ उन दिनों गुरुकुल कुरुक्षेत्र जिसको मैं चलाता था, वहाँ हमारी 180 एकड़ खेती की भूमि थी। वहाँ एक घटना घटी मेरे साथ। मैं अपने खेतों में यूरिया, डीएपी, कीटनाशक यूं ही डालता जैसे लोग डालते हैं। एक दिन एक कर्मचारी दवाई छिड़कते हुए बेहोश हो गया। दूसरे कर्मचारी ने दौड़ करके सूचना दी, जी वो ऐसे बेहोश हो गया, गिर गया खेत में। उसको हम उठा के लाए, इलाज किया। 3 दिन बाद जान तो बच गई, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, मेरे पास देश के 1500-1600 बच्चे पढ़ते हैं, माता पिता ने मुझे सौंपे हुए हैं, और मैं उनको इसी खेत का खाना खिलाता हूँ। उसमें यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, और ये जो कर्मचारी खेत में काम करने वाला, इसने उस जहर को ना पिया ना खाया, केवल छिड़काव करते हुए बेहोश हो गया। और मैं उस जहर को फसलों में डलवाता हूँ और वो आहार बच्चों को देता हूँ, तो इससे बड़ा पाप अपराध नहीं हो सकता। तो मैंने संकल्प लिया, अब मैं जहर वाली खेती नहीं करूँगा। ये घटना थी जिसने मेरे को इस रासायनिक खेती से मुक्ति दिलाने का काम किया। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो केवीके होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, उनके मुखिया थे एक डॉक्टर हरिओम जी। उनसे मैं मिला, डॉक्टर साहब रासायनिक खेती का विकल्प क्या है? उन्होंने बताया जैविक खेती उसका विकल्प है। ये एक नई बात सुनेंगे आप, इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान करेंगे तभी हमारा मिशन समझ में आएगा। अब जैविक खेती का हमने ट्रेनिंग ली। उसमें क्या होते हैं, ईंटों के पिट गड्ढे बनाए जाते हैं, उसमें गोबर डाला जाता है, उसमें जो केचुआ अर्थवर्म है वो विदेशी होता, हमारे देश का नहीं है, वो उसमें डाला जाता है, और वो 2-2.5 महीने में उसको खा के पेट से निकालता है, तो वर्मी कंपोस्ट उसको बोलते हैं। फिर उसको छानते हैं, वो केचुआ अलग हो जाता है और वो नीचे का खाद वर्मी कंपोस्ट अलग होता है, उसको फिर खेत में डालते हैं। तो मैंने 5 एकड़ में ये एक्सपेरिमेंट किया। पहले साल किया, जो था सब कीट पतंग खा गए, मेरे को कुछ नहीं मिला उस खेत में। फिर अगले साल किया तो लगभग 50% मिला। तीसरे साल भी किया तो लगभग 80-85% मिला। लेकिन न तो मेरी मेहनत कम हुई, न मेरी लागत कम हुई, न मेरे को उत्पादन पूरा मिला। मेरे दिमाग में एक बात आई, जिस किसान के पास कुल 4-5 एकड़ ज़मीन है और वो इस जैविक खेती को करेगा तो भूखा मरेगा कि नहीं? इससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। और ये जो इसमें अर्थवर्म केचुआ है, ये केवल गोबर खाता है, मिट्टी में छिद्र नहीं करता, मिट्टी नहीं खाता, ये बाहर का है। एक टेम्परेचर बढ़ता तो मर जाता और कम होता तो भी मर जाता है, और शरीर से हैवी मेटल छोड़ता जिससे वो आहार में जाके बीमारी पैदा करता है। अब 3 साल जब इस खेती को मैंने किया
तो मैंने उन्हीं डॉक्टर हरिओम कृषि वैज्ञानिक से पूछा, डॉक्टर साहब 3 साल से मैं आपकी खेती कर रहा हूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो उन कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि इसी का नाम जैविक खेती है जी, अब आपने करनी है तो देख लो, नहीं तो इसमें बचता है कुछ नहीं। तो इस बीच में मैं इस खेती को छोड़ने वाला था और उन डॉक्टर हरिओम ने मेरे को 2 यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि जैविक खेती में यदि वो करनी है तो आज के युग में उससे खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो सकती। कैसे? इस देश के खाद्यान्न भंडार को भरने में 2 फसल मुख्य रूप से योगदान करती, गेहूं और चावल, और इन दोनों फसलों की भरपूर पैदावार लेनी है प्रति एकड़, तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। बराड़ साहब 60 किलो नाइट्रोजन। अब यदि रासायनिक खेती करनी है तो बाजार में जाओ, यूरिया डीएपी का कट्टा उठाओ और फेंक दो, 60 किलो नाइट्रोजन डाल दो, पूरा हो गया। अब जैविक खेती में वो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा कैसे होगा? 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। सुनो जी ध्यान से, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है, और हमें नाइट्रोजन कितना चाहिए? 60 किलो। इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तब पैदावार पूरी होगी। अब आप सब आदरणीयों को मैं जानता हूँ इसमें किसान कम होंगे, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूँ, आपको भी किसान बना के छोड़ूंगा आज, और आपकी कतई समझ में आएगी। मेरी क्लास में एक एक बात आपकी समझ में आएगी। अब आप सभी से मैं पूछता हूँ, क्या भारत में इतना पशुधन आज बचा है कि प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद डाली जा सके? पहली बात, नहीं बचा है। और इतना गोबर के लिए कितने पशु चाहिए? 300 क्विंटल के लिए 20-30 पशु। अब 1 एकड़ में किसान 30 पशु पालेगा या अपने बच्चे पालेगा? इसका नाम है जैविक खेती, इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आई समझ में? अगली बात, इसमें जो केचुआ प्रयोग मैंने बताया भारत का है ही नहीं, विदेश से खरीद के लाया जाता है, और वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। ये भी खर्चे का काम हो गया। तीसरी बात, आप में यदि कोई किसान है तो मेरी बात समझेगा, इतनी गोबर की खाद जिस खेत में पड़ेगी उसमें इतना खरपतवार होगा, इतना वीड्स होगा कि सारा दिन किसान निकालने पर लगा रहेगा, सारा लेबर में चला जाएगा। क्यों बराड़ साहब? लेबर में चला जाएगा। अगली बात, इतनी गोबर की खाद जहाँ पड़ेगी उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी जो कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये है जैविक खेती। और भारत में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें पिछले 30-40 साल से जैविक खेती का प्रचार करती हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, लेकिन देश में कहीं कोई मॉडल सफल नहीं हो पाया। यदि इस खेती में सफलता होती तो 40 साल में किसानों ने स्वीकार कर लेना चाहिए था कि नहीं? क्रांति आ जाती देश में। लेकिन पूरे भारत में इस पे करोड़ों करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष खर्च होके भी कोई लोकप्रिय ये नहीं हो पाई। उसका कारण यही है कि इसमें उत्पादन भी नहीं मिलता, मेहनत भी कम नहीं होती, और खर्चा भी कम नहीं होता, लागत भी कम नहीं होती। तो मैं इस खेती को 3 साल मैंने किया, मैंने छोड़ने का निर्णय लिया कि थोड़ा मिला मिलू के कुछ ये करूँगा। इस बीच में मेरा परिचय नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती से हुआ। वो विद्या बिल्कुल इससे अलग है। प्राकृतिक खेती क्या है?
मेरी क्लास में थोड़ा बोलेंगे तो मेरे को बड़ा सुख मिलेगा। आप कभी जंगल में गए? गए ना जंगल में? आप सभी से मैं पूछता हूँ, जंगल में सैकड़ों हजारों तरह के पेड़ पौधे खड़े हैं, उनको यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? कीटनाशक कौन छिड़कता है? गोबर की खाद कौन देता है? पानी कौन देने जाता? कोई भी नहीं। और होता क्या है, जंगल का पेड़ जब फल लगने का समय आता, फल से लद जाता है, और वहाँ के किसी भी पेड़ के पत्ते को तोड़ो और लेबोरेटरी में ले जाओ, एक भी पोषक तत्व की उसमें कमी नहीं मिलेगी। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ उसमें है। जब प्रकृति जंगल के पौधे की सारी जरूरत अपने आप पूरी करती है, वहाँ किसी यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं है, जंतुनाशक की जरूरत नहीं है, तो मेरे खेत की पूरी क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे वही खेत में काम करे, इसका नाम है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, कुदरती खेती। ये है। अब इसमें क्या तरीका है कि ये तो है नेचुरल, लेकिन धरती हो गई बंजर। इस समय आदरणीयों, आपकी जानकारी के लिए, भारत की सारी धरती बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। ये प्रमाण के साथ मैं बता रहा हूँ। जिस समय हरित क्रांति शुरू हुई, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैंने जैसे लोग अमेरिका से पढ़ के आए थे इस विद्या को, और उन्होंने पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जी, जो अब उत्तराखंड में, वहाँ से शुरू की। डॉक्टर स्वामीनाथन ने प्रति हेक्टेयर 13 किलो नाइट्रोजन प्रयोग करने का प्रावधान किया था। सोचिए, 13 किलो 2.5 एकड़ में, और उस समय उत्पादन बढ़ता था। 13 किलो में ही पैदावार बढ़ती थी। क्यों बढ़ती थी? क्योंकि उस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। इतनी उपजाऊ भूमि थी भारत की। लेकिन इस समय 1 एकड़ में 13 बैग डाले जा रहे हैं एक साल में। 13 किलो की जगह 13 बैग, थैले डाल रहे हैं। उसमें 13 हेक्टेयर में था। बिल्कुल ठीक कह रहे मराठा साहब, वो 13 किलो 1 हेक्टेयर में, 2.5 किले में। अब 1 एकड़ में 13 बैग किसान डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन, रिपोर्ट है साइंटिस्ट की, इस समय 0.2, 0.4 से 5 से नीचे आ गया पूरे देश की धरती का। और कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है, वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। ये जो रात और दिन यूरिया डीएपी बढ़ रहा है, कारण क्या है? धरती बंजर हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा डाल करके ज़बरदस्ती ले रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या है? ये जहर। दूसरी बात, हम इतने लोग बैठे हैं, भगवान ना करे, वैसे कह रहा हूँ मैं, पिछले दिनों कोरोना आया, हम यहाँ सैकड़ों लोग हैं। यदि कोरोना का कोई कीटाणु आ जाए तो पहले किसको पकड़ेगा? वो जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो इसका स्वास्थ्य कमज़ोर, उसको पकड़ेगा। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उससे वो बच के निकल जाएगा, वो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। आज धरती माता की इम्यूनिटी हमने 0 बना दी। इतना जहर यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड डाल के, उसमें रोग से लड़ने की फसलों में ताकत नहीं बची, इसलिए रात दिन छिड़काव किए जा रहे हैं। पैदावार लेने के लिए यूरिया डीएपी जा रहा है, और ये सब अनाजों में मिल करके आप जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, चाहते न चाहते सभी इसी जहर को खाने के लिए मजबूर हैं। बच्चे जवान सब इसी को खा रहे हैं। अब इसी का परिणाम, छोटे छोटे बच्चे, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी की पेनक्रियाज चली गई, किसी का ब्रेन ट्यूमर है, किसी को कैंसर है। पहले हार्ट अटैक कहते 3 बार संकेत करता था। पहला अटैक, आदमी सचेत हो जाता, दूसरा अटैक, तीसरे में नंबर पड़ता था।
अब 22-20 साल के बच्चों को डायरेक्ट गिरते हैं और मर जाते हैं। आया ना? क्यों साहब? आज हॉस्पिटल में जाइए, कहीं बेड नहीं मिलता। कहीं भी चले जाओ देश में। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, 40-50 साल पहले कोई कैंसर को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? पैनक्रियाज फेल हो गई, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, कोई जानता था क्या? ये सब कुछ आज माँ के दूध में भी यूरिया मिल रहा है, पशुओं के दूध में भी यूरिया मिल रहा है। आज पशुओं को भी कैंसर हो रहा है। यूएनओ की रिपोर्ट है, भारत में जिस तरह का खाद्यान्न और जो परिस्थितियां चल रही, यही चलती रही तो अगले 15 से 20 साल में भयंकर कैंसर का विस्फोट होने वाला है। आप और हम जितने लोग बैठे हैं, सोच, हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। आप डायबिटीज कौन जानता था? कोई जानता था? आज कोई घर बचा जिसमें डायबिटीज नहीं है। यही स्थिति कैंसर की होने वाली है, यही असाध्य रोगों की होने वाली है। ऐसे ऐसे रोग जिनका नाम नहीं जानते वो पैदा होने वाले हैं। इसके पीछे ये जहर इतना 2.5 लाख करोड़ का पिछले वर्ष भारत सरकार ने यूरिया, डीएपी बाहर के देशों से मंगवाया है। और आप सोचिए, इतना 2.5 लाख करोड़ तो वैसे बांट दें तो गरीबी ठीक हो जाए, और इससे हम धरती को जहरीला करते हैं। वो जहर फसलों, फल, साग सब्जी द्वारा हमारे शरीर में आता है। हम बीमार होते हैं, फिर अस्पताल में जाते हैं, फिर वहाँ डॉक्टरों द्वारा अभियान चलता है। चारों तरफ लूट, बीमारी, दुख, अशांति, ये सब इसका कारण है। अगली बात, ये मैं मजाक में नहीं, ऋषियों महापुरुषों की बात कह रहा हूँ। हमारे देश में कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। विचार जो है वो अन्न से बनता है, खान पान से। हम इतने लोग बैठे हैं, शांत बैठे हैं ना, यहाँ एक सज्जन को शराब पिला दो और 10 मिनट के बाद उसका क्या रूप होगा बताओ? क्यों साहब? बड़ा कि नहीं खान पान का असर? सोचिए आप, वही असर 10 ही मिनट में रूप आएगा। क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो गया है उसने उसकी बुद्धि खराब कर दी। तो जब शराब है तो अन्न है, पानी है, दूध है, जो भी कुछ खाओगे तो उसी से तो मन बनेगा। गीता में लिखा, शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से विचारों की शुद्धि है। आज जो धरती पर आतंकवाद है, खून खराबा है, भाई भाई को नहीं देख सकता, परिवारों के झगड़े, पड़ोसियों के झगड़े, इसके पीछे सब कुछ होने के बाद भी आज हम जो खून खराबा, युद्ध हो रहे हैं, विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, ये सब मानव की विकृत मनोस्थिति का परिणाम है। हम जो खा रहे हैं वहाँ हिंसा ही हिंसा है, मारने ही मारने का काम है। जितनी भी रासायनिक खेती है, इसमें जितने मित्र कीट हैं सब मार दिए। पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई। जितने भी उसमें सहयोगी जीव हैं, चाहे मित्र शत्रु, मारो मारो मारो। और जब मारने का काम है तो हमने भी वही काम शुरू कर दिया, जो जिसको मिले मारो, विचारों से मारो, हथियार से मारो। ये जो विचारधारा है, ये हमारे खान पान का दोष है। भाई और बहनों, हमने प्राकृतिक खेती में अगली बात, अंतिम, अभी रिपोर्ट आई है 2.5 महीना पहले, 12 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, ICR के। एक यूनिवर्सिटी है पश्चिम बंगाल में, एक है तेलंगाना में। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इस समय जो आहार हम ले रहे हैं भारतवासी, उसमें 45% पोषक तत्व है ही नहीं। उसके पोषक तत्व नहीं है। हम पेट भर रहे हैं लेकिन कुपोषण का शिकार हैं। और लिखा, भारत में मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से खोखले हो रहे हैं। क्योंकि जब धरती में ही पोषक तत्व नहीं बचे तो अनाज में, फल में कहाँ से आएंगे? वहीं से ख़त्म कर दिया। तो ये आज हमारी ये हालत है। अगला,
24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों जिम्मेदार हैं। कैसे? जैविक की तो मैंने बताया ना, गोबर की खाद में मीथेन, और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना खतरनाक है। लेकिन रासायनिक कैसे बर्बाद हमें कर रही है। जब यूरिया डीएपी किसान खेत में छिड़कता है तो उसमें नाइट्रोजन होता है, और ये नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो तीसरी गैस पैदा होती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज़्यादा खतरनाक है। अब ये जो हो रहा ना, अतिवृष्टि अनावृष्टि, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं। वायनाड जैसा जहाँ पठार थे कोई सोच नहीं सकता था, वहाँ बादल फट गए। हिमाचल में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, बर्बादी चारों तरफ जो है, ये ग्लोबल वार्मिंग का रूप है। और इस ग्लोबल वार्मिंग में 24% ये हमारी रासायनिक खेती और जैविक का योगदान है। लेकिन जिस खेती की मैं बात करता हूँ उसमें ये इनपुट जहर डालने की कहीं ज़रूरत नहीं। जैविक खेती में 300 क्विंटल गोबर की खाद चाहिए, मेरी खेती में 10 किलो गोबर की खाद चाहिए, और ये केवल देसी गाय पे आधारित है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है डॉक्टर बलजीत सारन, इस समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। उनको मैंने ऊँट का, घोड़े का, बकरी का, भैंस का, देसी गाय का और हॉस्टन फ्रीजन जर्सी सब के गोबर पीस करके थैली में नंबरिंग करके दिए। 6 महीने वो उस पर रिसर्च करते रहे, और उसके बाद रिसर्च के बाद जो गोबर, जो थैली जिस पे मैंने नंबरिंग की हुई थी, उसने वो पकड़ाई जो भारतीय नस्ल की देसी गाय साहिवाल का गोबर था। ये जितनी भारतीय नस्लें हैं, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, अंगोल, ये जितनी भारतीय नस्लें हैं, परमात्मा ने इनकी आंतों में जीवाणुओं की फैक्ट्री लगा के भेजी, और इनका गोमूत्र खनिज का भंडार है, खेत में किसी प्रकार के रोग को नहीं आने देता। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं 1 ग्राम में, और ये जीवाणु एक नहीं सैकड़ों प्रकार के हैं। और ये जो गाय लोगों ने छोड़ दी ना सड़कों पे बेसहारा, मैंने इनको पकड़ा, इनका गोबर इकट्ठा करके भेजा। आश्चर्य हुआ, इसके 1 ग्राम गोबर में 500 से 600 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु मिले। क्यों? पाया ये जो दूध देने में जो एनर्जी खत्म होती थी, वो दूध ना देने पे वो जीवाणु बनाने में आ गई ताकत, और उसका गोमूत्र की क्वालिटी बढ़ गई। और हम क्या करते हैं, एक 200 लीटर का ड्रम लेते हैं, उसको पानी से भर लेते हैं लगभग 180 लीटर। पशु जहाँ बनते हैं वहाँ छाए में रखते हैं। एक देसी गाय 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। हम इस ड्रम में उसको छोड़ देते हैं, और 1.5 से 2 किलो इसमें दाल का बेसन, कोई भी दाल हो, और 1.5 से 2 किलो कैसा भी पुराना खराब गुड़ हो, और बड़े पेड़ के नीचे की 2 मुट्ठी मिट्टी, बस ये, और कुछ नहीं चाहिए। अब किसान गुड़ पैदा करता है, किसान ही दाल पैदा करता है, किसान के घर में गाय है, किसान के खेत की मिट्टी है, बाजार से क्या लिया। ये है प्राकृतिक खेती। अब इसकी साइंस क्या है, इसका विज्ञान देखिए आप। हम इसको लकड़ी के डंडे से 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम, 4 दिन घोलते हैं। 5वें दिन 1 एकड़ के लिए कल्चर खाद तैयार है, 1 एकड़ के लिए। इसमें क्या साइंस है, गाय के जब 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो 10 किलो में कितने होंगे? यहाँ लाला जी कोई बैठे नहीं जो गिनती करें। हाँ, वाह वाह। तो आप 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु, तो 10 किलो में 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होंगे। ठीक है। अब इन सूक्ष्म जीवाणुओं को खाने को हमने दाल का बेसन दे दिया, तो प्रोटीन मिल गया, वो बलवान बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। गुड़ दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी।
और जो मिट्टी डाली उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, उसमें जाग बनेगा, कल्चर बनेगा। कैसे? जैसे 1 क्विंटल दूध में 50 ग्राम दही डाल दो, पूरा दूध दही में बदल जाता, वही काम इसमें होता है। और डॉक्टर बलजीत सारन माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट की रिसर्च है, इस ड्रम में ये सूक्ष्म जीवाणु हर 20 मिनट में डबल होते हैं। इनकी संख्या देखो, 30 लाख करोड़, 20 मिनट के बाद 60 लाख करोड़, अगले 20 मिनट के साथ 120 लाख करोड़, ऐसे 72 घंटे तक ये बढ़ते हैं, फिर ये रुक जाते हैं, फिर मरते हैं। तो हम किसान को कहते हैं इसको बढ़ने के 72 घंटे में पानी जब खेत में देते हैं तो उसके साथ छोड़ दो, पूरे खेत में फैल जाएगा और धरती के सूक्ष्म जीवाणुओं से मिलकर जाग बनता है, कल्चर बनता है। इनकी संख्या असंख्य होगी, गिनी नहीं सकते। और 10 दिन में ही ये केचुआ ना, भारतीय केचुआ जो हमारा असली है, जो धरती में समाधि लिए बैठा यूरिया DAP से डरता हुआ, उसका भोजन मिलते धरती फोड़ के ऊपर आता हो और अपना काम शुरू करता है। और परिवार कितना बढ़ाता, एक केचुआ भारतीय अपने जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चे देता है। अब यहाँ वो है नहीं, होती तो स्क्रीन दिखाता मैं आपको। है तो चलाइए ना आप, मेरा देखिए खेत का केचुआ और धरती कैसे पत्थर बनी है। ये आप खेती के अंदर ये देखिए, वर्षा बरसती है, मिट्टी पानी नहीं पीती, ऊपर की 6 इंच मिट्टी जो उपजाऊ बहा करके ले जाती है, जो लाखों साल में बनती है। बाढ़ आ जाती है और पंप से, ट्यूबवेल से पानी खींच रहे हैं और नीचे छोड़ नहीं रहे, आने वाली पीढ़ियों को पीने का भी नहीं मिलेगा, खेती तो छोड़ दीजिए। ये आज स्थिति हमने पैदा कर दी इस रासायनिक खेती से, प्रमाण है इसका। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अब ये विषय तो मेरा लंबा है, किताब मैंने लिखी, आपको मिली होगी पुस्तक, दी क्या नहीं? आदरणीय हमारे नीतीश जी जो चौधरी संपूर्ण सिंह जी के दामाद हैं, इस मिशन में रात दिन काम करते हैं, तो वो बुक आपको दी है जो मैंने लिखी है, उसको आप देखिए। और मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा, आप में भगवान ने वो ताकत दी है, आप इस समय लोगों का विचार हैं, आप लोगों की योजनाओं को बढ़ाने की ताकत है। यदि आप जैसे बंधु, क्योंकि इस पद्धति में ना कोई जातिवाद है, ना कोई संप्रदायवाद है, ना कोई पार्टीवाद है, हर आदमी जीना चाहता है सुखपूर्वक। तो आप सब आदरणीय लोग, सभी बड़े बड़े पत्र पत्रिकाओं और मीडिया से जुड़े हुए आप आदरणीय, आपने मुझे बुलाया, इतना प्यार दिया, मेरी बात सम्मान से सुनी। मेरा एक ही निवेदन है कि आप इस विचार को बढ़ाइए। ये जो रासायनिक खेती है उससे विनाश हो चुका, किसान बर्बाद हो रहा है, ना कुछ बच रहा, खेती बंजर बन चुकी, लोगों को बीमार कर दिया। जैविक खेती जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये वो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, उसमें भी किसान कुछ भी नहीं बचा पाता। ये है प्राकृतिक खेती, ये है सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती, ये है केचुए की खेती। जितना के सूक्ष्म जीवाणु बनेगा, अब आप कहेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, पोटास कहाँ से आएगा? भाई और बहनों, अंतिम बात, ये धरती माँ है ना, ये रत्न गर्भा, इसमें सारे पोषक तत्व हैं, लेकिन वो जड़वत हैं, वो अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। ये जो गौ माता के पेट से सूक्ष्म जीवाणु हमने दिए और उनको बढ़ाया, वो सूक्ष्म जीवाणु धरती में फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर उसको खाते हैं, उससे भोजन बना के पका के पौधे की जड़ को देते हैं। और इनमें ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं सैकड़ों प्रकार के, आकाश में 78% नाइट्रोजन है, वो उसको खींचते हैं और भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। जंगल में कौन यूरिया DAP डालता? वही तो बात कही, वही नियम यहाँ काम करेगा। सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाओ, हमने इनको ही मारने का काम किया। एक केचुआ लाओ, यहाँ रखो, यूरिया डालो, बचेगा या मरेगा? और उस पर गाय का गोबर डालो तो बचेगा नहीं, परिवार बढ़ाएगा। हमने सारे मित्र जीव मार करके खत्म कर दिए, जो हमारी सहायता करते थे, किसान के मित्र थे, वो मार दिए। और ये जो प्राकृतिक खेती है उनको बढ़ाने का काम करेंगे, ये दोस्त से दोस्त मिलने का काम करेंगे।
तो ये लंबा एक विषय है, मोटी मोटी जानकारी मैंने दी। घर के रसोई में सारे साधन है भोजन बनाने के, वहाँ घी है, तेल है, चावल है, सब्जी है, आटा है, दाल है, गैस, सब कुछ है। लेकिन माँ बहन बेटी भोजन बनाने ना जाए रसोई में तो अपने आप बन के तो बाहर नहीं आता ना, किचन से अपने आप नहीं आता ना। ऐसे ही धरती माँ में पौधे के भोजन के सारा सामान है, लेकिन बनाने वाला मार दिया यूरिया डीएपी ने। वो थे सूक्ष्म जीवाणु और ये केचुआ, ये बढ़ा दो, ये अपने आप सारा काम पूरा करेगा। मेरे खेतों का उत्पादन रासायनिक से ज़्यादा होता है। मेरा गन्ना पिछले वर्ष 450 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। मेरा चावल 32 क्विंटल एवरेज पैदा हुआ। मेरा गेहूं 6,000 रुपये प्रति क्विंटल लाइन में लग के बिकता है। लोगों की पूर्ति नहीं हम कर पाते। तो ये धारणा कि भारत के खाद्यान्न भंडार की कमी पड़ेगी, ये रासायनिक से पड़ेगी, ये जैविक से पड़ेगी, प्राकृतिक खेती से नहीं पड़ेगी। खुशी की बात ये है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में इसको गंभीरता से ले लिया है। नीति आयोग को हमारे इस सम्मेलन में आदेश दिया इसको तेजी से बढ़ाना। अब पूरे देश में कार्यक्रम चलेगा। हरियाणा में अगले 1-2 महीने लगातार मेरे कार्यक्रम प्राकृतिक खेती के। गुजरात में 9.25 लाख किसान 2.5 साल में मैंने तैयार कर दिए और पूरे देश के हर प्रांत में मैं जा रहा हूँ। और ये मिशन चलेगा तो आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ ज़मीन मिलेगी, शुद्ध और बढ़िया पानी मिलेगा, हवा ठीक मिलेगी, किसान बचेगा, गाय बचेगी और प्रकृति बचेगी और भारत का धन भी बचेगा और लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा। धन्यवाद। काफ़ी अच्छी जानकारी आपने उपलब्ध कराई। अब क्वेश्चन आंसर है कुछ। राम सिंह बराड़ जी। और वो पुस्तक जो इन्होंने चर्चा की है वो आपके बैग में है सब में? हाँ, वो जरूर पढ़िए, आप जरूर देखिए। जी जी महावीर जी, जो किसान ने जो मतलब ये प्राकृतिक खेती की बजाय जो उसने पहले यूरिया डीएपी कीटनाशक शुरू की, वो फसल की पैदावार को लेके ही उसने शुरू किया कि ताकि जो फसल की पैदावार बढ़ सके। और किसान को ये कहा गया कि आप डीएपी डालोगे, यूरिया डालोगे, ये डालोगे, बीमारी आ गई तो कीटनाशक डालोगे उसके। लेकिन जितना बड़ा आपका कुरुक्षेत्र में मेरा कोई परिवार विजिट करके उसने देखा, उसने बहुत तारीफ की, बहुत ही तारीफ की। तो जिस स्तर पे इतना बढ़ना चाहिए तेजी से, अभी उस तेजी से बढ़ नहीं रहा। तो इसको और ज़्यादा तेजी से, ताकि गांव-गांव में किसान के खेत तक हर आदमी वो जाके देखे, कोई इस तरह का मुहिम चला के, ताकि उसको उस स्तर पे लाया जा सके। मैं खुद ये मानता हूँ कि ये जो खेती थी रासायनिक, उसने हर परिवार में कैंसर दिया, हर परिवार में जो बीपी और दूसरी शुगर ये सारी दी। मतलब मेरे अपने परिवार में भी सिस्टर को कैंसर हो गया, बहनों को हो गया, क्योंकि इसी बातों को लेके, क्योंकि ये जो सरसा का एरिया है, मोसर का एरिया है, ये सारा दिन कीटनाशक ही डालते जा रहे हैं। तो गर्मा के पास वाला एरिया का 15-15, 16-16, 17 बार उसको कीटनाशक डालना, तो जहर डाल के तो जहर ही आ रहा है। तो मतलब उसको तेजी जितनी चाहिए अभी तक उस तरह की हो रही है, उसके बारे में क्या? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, अब तक तो मैं अकेला जुटा पड़ा था। अब भारत सरकार इस मिशन के लिए आगे आ गई है और उनको ये कतई समझ में आ गया जैविक खेती क्या है और रासायनिक क्या है। भारत के जो साइंटिस्ट थे आईसीआर के, वो ये कह करके डराते रहे कि ये यदि करोगे तो देश भूखा मर जाएगा और तुम्हारी हालत वो होगी जो श्रीलंका की हो गई। अब जैविक करेंगे तो मैं भी कहता हूँ देश भूखा मरेगा, लेकिन मेरी खेती जैविक नहीं, ये प्राकृतिक है, नेचुरल फार्मिंग है। ये सूक्ष्म जीवाणु की खेती, इसमें लागत है ही नहीं। और जो ये जैविक खेती, इसके अब बड़ी बड़े प्लांट लोगों ने लगा दिए। ये तो इतनी महंगी चीज़ें बेचते हैं, वो रासायनिक से भी महंगी हैं। तो किसान के लूट पहले वहाँ थी, अब यहाँ होगी तो बचेगा कैसे? तो अब भारत सरकार ने बजट में ले लिया, नीति आयोग को बोल दिया और अब राष्ट्रीय स्तर पर ये मिशन मोड पे काम चलेगा। अब ये बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि प्रचार तो आपने करना है। जी सलमान करें सर प्लीज।
बलवान करीबन जी नमस्ते जी बलवान जी मैं गुरुकुल में भी एक दो बार विजिट किया जब आप वहाँ पे आचार्य जी और वो सारा जी जी मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और मैंने खुद अमरूद का बाग भी लगाया हुआ है, वो इसी तरह से प्रेरित होकर लगाया था। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो प्राकृतिक खेती करते हैं उसमें कुछ लोग ये बताते हैं कि जो हम घोल बनाते हैं पूरा जो हमने बना लिया उसको 21 दिनों में डालना है, कोई बोलता है कि 1 महीने रखिए। इसको लेके बड़ी कंफ्यूजन है। आप जैसे बता रहे कि 5वें दिन या 4वें दिन 72 घंटे में डाल दीजिए वो जीवाणु जो है वो पूरे में, इसको थोड़ा सा आप स्पष्ट। हाँ क्लियर है ये, क्योंकि रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, कृषि वैज्ञानिक के माइक्रोबायोलॉजी की है। अब ये वही बात है कि अब इसका प्रचार बढ़ेगा, जानकारी मिलेगी। ये सही है कि उसको बनने के 5-7 दिन में ही डालेंगे तो ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु मिलेंगे, और ज़्यादा मिलेंगे तो उसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक, पोटाश सब कुछ जल्दी मिलेगा और धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरे जो रासायनिक खेती से खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन 0.23 था, वो इस समय 1.7 है, जो जंगल की धरती की तरह बन गया। इसलिए मेरा उत्पादन हर साल बढ़ता है। क्यों बढ़ता? क्योंकि धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। दुनिया का कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट विश्व का, यहाँ के ये बता दे कि यूरिया डीएपी से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है तो हम इसे गुरु स्वीकार करेंगे, उससे घटता है। इसलिए धरती बंजर हो गई, 13 किलो से 13 बैग पे आ गया। तो ये प्रचार करेंगे। हर 5 दिन बाद रिपीट करना नहीं, हर 5 दिन बाद नहीं, ये तो आपका 1 एकड़ में आपने पानी के साथ देना, जब पानी है तब दे दो। और एक और मजे की बात, अब क्योंकि धरती बंजर है इसलिए ज़रूरत है। मेरे खेत में पूरे साल में हमने धान में पिछले वर्ष 1 बार जीवामृत देना पड़ा, जिसमें डबल दिया वो गिर गया, इतना बढ़ गया, क्योंकि धरती में इतनी ताकत आ गई। अब कुछ दिन हमने ये बढ़ाना पड़ेगा घन जीवामृत। एक घन जीवामृत है सूखी खाद, वो हमारा वो भी बनती है, और एक जीवामृत, घन जीवामृत, 2 ही तरह की है। ये प्रचार करेंगे, लोग जानेंगे जी। अश्विनी चावला। राज्यपाल जी, आप खेती, राज्यपाल जी इधर आप खेती पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो शायद आपको समय नहीं मिलता होगा बॉर्डर पर दौरा करने का, अपने सीएम के साथ विवाद खड़ा करने का, क्योंकि पंजाब के सीएम अक्सर कहते हैं कि जो राज्यपाल हैं वो सीएम से विवाद में ज़्यादा रहते हैं, काम करते हैं। तो क्या आपके राज्य में ऐसा कुछ चलता है? आप ऐसा कुछ करते हैं या नहीं करते? देखो, मज़े की बात ये है आपकी जानकारी में, मैं तो हिमाचल में रहा तो कभी नहीं मेरी वजह से, और इस समय हूँ मैं 20-30 गांव में सीमांत में भी दौरा करता हूँ और वहीं रुकता हूँ गांव में जाकर के। तो मैं किसान हूँ, हाथ से हल भी चलाया है, पशु के दूध निकालने में, गाय भैंस के में मैं फर्स्ट आया था एक बार कंपटीशन। तो मैं खूब बढ़िया करता हूँ। वो जो जिम्मेदारी है, स्वच्छता अभियान वहाँ भी मैं नियमित चलाता हूँ, लोगों की यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, युवाओं को नशा मुक्ति के विरुद्ध एक अभियान चलाता हूँ, तो मैं हॉस्टल में सीधा घुस जाता हूँ। तो मेरा बिल्कुल वही गांव की तरह अपना कार्यक्रम चलता है। हाँ जी जी जी। सर, ये क्वेश्चन आपके गुरुकुल से रिलेटेड है। आपके कुरुक्षेत्र गुरुकुल का स्टूडेंट अभिषेक राणा ने शूटिंग जो वहाँ की थी, उसके बाद वो कोचिंग में आया और जो सरजोत का ओलंपिक में हाँ, तो वो वहीं का स्टूडेंट है। बिल्कुल। तो सर, जो गुरुकुल का सिस्टम है एजुकेशन में, तो वो वहाँ पे तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है आदमी और मेंटल लेवल, तो क्या शूटिंग और आर्चरी स्पोर्ट्स में जितना कंट्रीब्यूट हो रहा है उसमें कुछ बढ़ाने की उम्मीद है गुरुकुल में? निश्चित। देखिए, ये जो अभी बेटे ने जो मेडल लिया है वो मेरे गुरुकुल का ही कोच है जिसने उसको मेडल दिलाया। और एक मेडल हम रेसलिंग में भी पहले पाकिस्तान को हरा करके गुरुकुल कुरुक्षेत्र का छात्र ले चुका है। मेरे यहाँ शूटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, भारतीय सभी तरह के गेम, और बच्चे लोहे की तरह मजबूत हैं। और इसके साथ केवल खेल नहीं है, इस साल मेरे 6 महीने में
15 बच्चे एनडीए में जा चुके हैं, 15, 6 महीने। और नीट, आईआईटी, एनआईटी इसमें थोक में जाते हैं। मेरे बच्चे जो 12वीं क्लास में होते हैं, 10वीं में, उनमें टोटल संख्या का 60% 90 से ऊपर अंक लेते हैं, 60%। वहाँ सिंगल बच्चे की भी सेकंड क्लास में होती, थर्ड का तो मतलब ही नहीं। तो ये क्यों? शुद्ध गऊओं का दूध पीते हैं, प्राकृतिक भोजन खाते हैं और उस वातावरण में रहते हैं। 4 बजे उठते हैं, योग है, प्राणायाम है, भगवान का नाम है, आध्यात्मिकता है और उसके साथ इंग्लिश मीडियम सीबीएसई पैटर्न। ये हमारा भारतीय कल्चर और आधुनिक शिक्षा दोनों का मिश्रण है। और अब एक गुरुकुल नहीं, हमारे 4 हो गए हैं, एक बेटियों का। हमारे 300 सीट के लिए 13,500 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। ऐसा है। धन्यवाद। बलजीत भाई। मैंने 75 में कॉलेज छोड़ा था, तो उसके बाद इतना अच्छा लेक्चर किसी प्रोफेसर का पहली बार सुना। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। और इतना कन्विंसिंग और एक्सप्लेनेटरी था सर कि कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने ऐसी क्लास यहाँ वहाँ की कैबिनेट की भी लगाते हैं आप? हाँ बिल्कुल, कतई लगाता हूँ, ये मजे की बात है। ये जो आपने अल्टरनेटिव नेचुरल जो फार्मिंग का बताया, जी जी जी, इसको सिलेबस में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, उसके सिलेबस में डालने के लिए या उसको प्रचलित करने के लिए कोई एफर्ट है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया मान्यवर। अभी पिछले साल ही मैंने 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो आईसीआर के यूनिवर्सिटीज़ में, कोई वीसी है, कोई प्रोफेसर है, वो सारे मेरे विरोधी थे कि ये देश को भूखा मारेगा। अब वो सारे मेरा खेत और लोगों को देख के वो सारे भगत हो गए। और पिछले वर्ष 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने 5 दिन राजभवन गुजरात में बैठ के सिलेबस बना दिया और वो सिलेबस मैंने प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया और इस समय भारत की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लागू हो गया है। क्यों हो गया? और आपने कहा ना क्लास, जितने भी वहाँ पर विधानसभा में सदस्य चुन के आते हैं, विधानसभा में 1.5 घंटे मैंने उनको प्राकृतिक खेती का पाठ सिखाया है। और जितने भी वहाँ के मंत्री हैं उनको मैंने भोजन के बहाने राजभवन में बुला के उनको भी पूरी ट्रेनिंग दी। तो ये भी काम किया है। जी रमेश सर नमस्कार। जी जी नमस्कार। अभी आपने रासायनिक खेती, प्राकृतिक और जैविक खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं सर चाहता ये हूँ कि भारत सरकार इस वक्त जो स्थिति, वर्तमान जो स्थिति ये है कि इसमें सरकार जो है यूरिया और डीएपी के ऊपर किसानों को सब्सिडी देती है। जी। अब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये लगता है जैसे सरकार ही इस तरह की रासायनिक खेती को प्रमोट कर रही है। जी। तो सर क्या सरकार को इस तरह की कोई योजना नहीं लेके आनी चाहिए कि किसान जो है वो प्राकृतिक या जैविक खेती को अपनाए और उन किसानों के लिए कोई इंसेंटिव स्कीम जो है वो लागू की? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, दोनों का उत्तर मैं देता हूँ। पहली बात, यदि सरकार यूरिया डीएपी समय पर भी नहीं लाती तो भी सड़कों पे नारे लग जाते हैं। 5 किलो कम किया सरकार ने प्रति बैग, उसके ऊपर भी बड़े आपत्तियां हुई हैं। तो सरकार एकदम बंद करेगी तो हमारी जो ढांचा है वो एक दिन सड़कों पे आ जाएगा, एक ही दिन में नहीं चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती मिशन को अभी मैंने बताया, पहली बार मजबूती से मिशन मोड पे सरकार ने ले लिया है। अब इसका प्रचार बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा। अब किसानों में तो ऐसे किसान बहुत हो गए हैं जो घर के लिए अपनी अलग खेत करते हैं और आपको खिलाने के लिए अलग करते हैं। तो ये होगा, अब वातावरण बन गया। फिर मैं दोबारा निवेदन कि आप आदरणीयों का हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि जो ये विषय है आप जितना प्रचारित करेंगे, लोकप्रिय बनाएंगे। गुजरात में
मैंने 2-3 बार पत्रकार सम्मेलन किए अपने राजभवन में। उनके साथ चाय पे भोजन पे हम वार्ता करते हैं और उन्होंने इसको इतना बड़ा अभियान बना दिया कि हमारी सक्सेस स्टोरी जो किसान की है तहसील लेवल पर आप लोग छापते हैं, मीडिया देता है, उससे इतना प्रचार हो गया। 2.5 साल में 9.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं गुजरात में। 2.25 लाख गाय मैंने खूंटे पे बंधवा दी जो एक घूमती थी, 2.25 लाख, और 900 रुपया महीना एक गाय के रख रखाव के लिए सरकार से मैं दिलवाता हूँ किसान, ताकि उसका भरण पोषण चले। तो ये मिशन यहाँ भी चलेगा। और इसके साथ पहले 2 साल क्योंकि धरती बंजर हो गई, एकदम किसान इस पे आएगा तो शायद पूरी ट्रेनिंग ना होने से कम उत्पादन होगा। इसके लिए सरकार इसके लिए भरपाई करेगी, ये हमने निवेदन किया। एक गुजरात में डांग जिला आदिवासी, पूरे ज़िले को मैंने प्राकृतिक जिला घोषित कराया और उनके लिए हमने 12,500 रुपये प्रति एकड़ दिया खर्चा। अब पूरे डांग में यूरिया DAP पे बैन है, बिक ही नहीं सकता। और पूरा गुजरात और देश के लोग कहते हैं डांग वाला चावल चाहिए, डांग वाली दाल चाहिए, डांग वाली भाजी चाहिए। ये वातावरण बनेगा, देश में बनेगा। साहब, मैं इधर से जी 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 साहब, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। मेरा प्रोफेशनल कैरियर 40 साल के ऊपर का, मैंने आज तक किसी भी गवर्नर को ऐसे एग्रीकल्चर के ऊपर बोलते नहीं सुना। सही बात। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। रियली वंडरफुल, थैंक यू। और आप जो आगे बोले हो, देखो यहाँ पे हरियाणा है, पंजाब है, मतलब आप एग्रीकल्चर का दिल है, यहाँ से आके आपने बात करी है। थैंक यू। तो मैं 2 छोटी सी इशू से बात करना चाहता हूँ। पहले जो गुजरात में आपने इतना कंट्रीब्यूट किया, इतना कुछ किया, मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रेस क्लब में आए हो तो प्रेस क्लब के प्रधान जी बैठे हैं, बाकी और सभी बैठे हैं, इनसे बात करके अगर कोई ग्रुप यहाँ से गुजरात जाना चाहे, क्योंकि गुजरात और पंजाब का बड़ा पुराना संबंध आप जानती हो जी, तो वहाँ पे जाके आगे देखेगा तो जो आप बोल के गए हो प्रैक्टिकली फार्मर्स के लिए जाके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा मैसेज रहेगा। एक बात। दूसरी बात, जो आपने कहते खेती की बात करी, बहुत बढ़िया बात करी, उसमें कोई दो रहे नहीं। मैं जो क्वेश्चन लेना चाहता हूँ वो ये है कि फार्मर्स के लिए दिक्कत ये है कि उनको प्रॉफिटेबल प्राइस, लाइबल प्राइस नहीं मिलती। आज ही धीरेन्द्र शर्मा जो एग्रीकल्चर के जाने अपना, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ जी बिल्कुल, तो उसकी एक रिपोर्ट है, उसने कहा है कि फार्मर्स की पूरी फैमिली को एक महीने के लिए 10,000 मुश्किल से एक महीने की उसकी आमदन है। तो कैसे गुजारा होगा? आप तो जो आपने बोला वो सारा सही है, उसके बारे में कंट्राडिक्शन नहीं है, उसकी आमदन कैसे बढ़े, कहेंगे इसके बारे में आपके बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा। इसमें क्या है कि देखिए, प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता, एक बात। दूसरा, इसमें लागत 0 के बराबर है। इसमें घर में गाय होगी तो बच्चे दूध पिएंगे, घी खाएंगे, बलवान होंगे, सात्विकता आएगी, नंबर 1। उसके गोबर गोमूत्र से जीवामृत बनेगा। 1.5-2 किलो गुड़ चाहिए, 1.5-2 किलो दाल का बेसन चाहिए, इतना ही खर्चा है इसका। इससे ज़्यादा इसमें इस खेती में लागत हम 0 कर रहे हैं। जैविक खेती के उत्पाद रासायनिक से भी महंगे हैं, और रासायनिक में तो यदि सरकार सब्सिडी ना दे तो ये बैग 3,000 रुपये में एक पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। तो जब उत्पादन कम होगा नहीं और लागत उसमें लगेगी नहीं और लोग कैंसर से मरना नहीं चाहते, तो मैं इसलिए निवेदन करता हूँ, मेरा गेहूँ 6,000 रुपये क्विंटल फरवरी में बुक हो जाता है, खाते में गुरुकुल के पैसे पहुंचा देते हैं लोग। मैं पूरा ही नहीं कर पाता, बाज़ार में उसकी कीमत 2250 रुपये है, मेरे की 6,000 रुपये है। तो किसान इसे करेगा तो अब सरकार ने जो नियम बना है, इसकी पैकेजिंग होगी, सर्टिफिकेशन होगी,
दुनिया विदेश में मांग इतनी है कि रेट बढ़ेगा, ज़्यादा कीमत किसान को मिलेगी, यही रास्ता बचाने वाला। नंबर 1, अभी हरियाणा ने तो कल हमारा MSP पे 24 फसलें कर दी हैं, तो अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि किसान का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा। और मेरी तो हर चीज़ 1.5 गुना रेट से मैं ज़्यादा बाकी रोकता हूँ उनको कि भाई लोगों को प्रचार करो आप लोग। हमारी तो 3-4 गुना तक भी खरीदने को तैयार है और घर से ले जाते हैं। और गुजरात में मार्केटिंग की व्यवस्था मैंने DM से करवाई, DDO से कराई। वहाँ जिला स्तर पर मार्केट है, तहसील लेवल पर मार्केट है, हर 10 गांव में मार्केट है। और किसान 2 दिन आते हैं, फिक्स है, रविवार और वीरवार उनकी मंडी लगती है। 2 घंटा में माल बेच के चले जाते हैं। लोगों को बिचौलियों से पिंड छूट गया और शुद्ध चीज़ मिल जाती। तो धीरे धीरे वातावरण बनेगा, इससे किसान की आय भी रास्ते बनेंगे। आज मैं इस बात को मानता हूँ कि किसान बेचारा जो पैदा करता उसको उसका मूल्य नहीं मिलता। ये रास्ता बनेगा, जरूर बनेगा। धन्यवाद। एचएस नागपाल। इसके बाद 3 लास्ट क्वेश्चन प्रबंधक जम्मू, क्वेश्चन इच्छा शर्मा। गवर्नर साहब, आप खेती के बारे में बात करते हैं, आपने इतना वहाँ से नशा आता है, बदनाम पंजाब होता है, ऐसा है, गुजरात के समुद्र से नशा कहाँ से आता है? सुनिए, ऐसा है मेरे देवता, ये ना तो मेरा विषय है, मैं तो इसको बंद करने वाला अभियान में, इसको अन्यथा न लें। वहाँ तो पिछले इन दिनों में जितना नशा पकड़ा गया इतना कभी नहीं पकड़ा गया। आए दिन खबर आती है। वहाँ तो आने ही नहीं दे रहे। आप वाली सरहद कमजोर है। हाँ। जी जी, प्राकृतिक खेती के बारे में आपकी बातें सही हैं। ऐसा हो तो देश में सारा वातावरण ही बदल जाएगा, बहुत सारी बीमारियां वो भी ठीक होने लगेगी। इसके हम पक्षधर हैं। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, हम खेती करते हैं। जी जी। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जो शराब के बारे में आपने बात की, तो मेरा एक सवाल है कि जब महाभारत हुई तब तो शराब होती नहीं थी, वो क्यों हुई? तो एक इसी का एक दूसरा सवाल है, आप हो सकता है इसको टाल दें। वो नहीं टालता नहीं, मैं उत्तर दूंगा। बिल्कुल। जो बांग्लादेश में हुआ उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, ये नेपाल, ये हमारा पाकिस्तान, हमारा देश इनसर्कल हो गया के बीच में। इन सभी में चीन का ज्यादा महत्व हो गया। तो इस स्थिति को आप कैसा मानते हैं कि जो बांग्लादेश में अभी घटनाक्रम हुआ? ये एक ऐसा विषय है कि जो मैं इसमें कम उलझता हूँ। इसको देखने वाले ऊपर बहुत बैठे हैं और बढ़िया होगा, चिंता न करो, हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। महाभारत का जो था वो विचार का युद्ध है, वो सृष्टि के आदि से रहा है और रहेगा। लेकिन वो वैसा युद्ध नहीं था जैसे आजकल आप गाड़ी पार्किंग में ले जाते और वही कत्लेआम हो जाती है, आपकी गाड़ी लग जाती वहीं बच जाती है। आज जितने मुकदमे सगे भाइयों के हैं वो किसी के भी नहीं हैं। ये जो वातावरण बना है ये मानना पड़ेगा, खान पान का प्रभाव पड़ता है, ये नेचुरल है, विचारों का प्रभाव पड़ता है और अन्न से मन बनता है। हैं जी? तो शुद्ध विचार दूसरों के नहीं थे ना, वो ठीक भी तो करने थे। हाँ, नहीं तो बुराई फैलती धरती पे। हाँ। मेरा थोड़ा सा प्रश्न जो है जैविक खेती से हटता है लेकिन गाय से संबंध है। गत सप्ताह ही कुरुक्षेत्र में एक गाय ने, आवारा गाय थी, कुछ एक महिला का बार बार अपने चिंकों से पटक पटक कर उसको मार दिया। उसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, वो जो घटना मैं अभी सुनी थी वो क्या हुआ इसको अन्यथा नहीं,
वो गाय बच्चा दे रही थी, बैठ के वो बच्चा देने वाली थी, ब्याना जिसको बोलते हैं ना बच्चा देने की, वो आधा बच्चा उसका बाहर निकला था, आधा बच्चा अंदर था। और एक महिला ने आकर के उसको सोचा ये यहाँ ना ये बच्चा दे, दूसरी जगह दे, उसने उसको पीट के भगाना चाहा। अब गाय अपने बच्चे से इतना प्यार करती, वो शेर का मुकाबला कर सकती, तो उसने ऐसे समय पर उसको कष्ट दिया, उसको खतरा हुआ कि तेरे बच्चे को ये कुछ करेगी, तो उसने उसके परिणाम स्वरूप ये घटना हुई। ये है सत्य इस बात का। लास्ट क्वेश्चन जी नमस्कार। जी जी मैम। सर आप शिक्षाविद भी हैं और एग्रीकल्चर से तो मैं घायल ही हो गया आज आपका सुनकर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप जाने में अनजाने में पॉलिटिशियन भी बन गए हैं, तो आपका उसमें कैसा अनुभव है, या आपका उसमें ज़्यादा अच्छा अनुभव है या इसमें, और उसमें राजनीति में ज़्यादा? मैम बड़ी कृपा आपने की। अब भी मैं निवेदन करता हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मेरी उसमें रुचि है। मैं तो ये जो मिशन है ना, इसके द्वारा यदि देश के लोगों का, धरती माँ बच जाए, लोगों का स्वास्थ्य बच जाए, देश का धन बर्बाद होने से बच जाए, पानी और ये वायु पवित्र हो जाए, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी बच पाएंगी। मैं इसी में विश्वास करता हूँ कि यही मिशन मैं आजीवन चलाता रहूँ, तो मेरा इसमें पॉलिटिक्स में कोई रुचि ही नहीं है। सर एक लास्ट सवाल। जी आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। हाँ आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी के चांसलर सीएम होने चाहिए या गवर्नर? क्योंकि काफी स्टेट में ये डिमांड होती कि जो यूनिवर्सिटी के चांसलर है स्टेट यूनिवर्सिटी के, वो स्टेट के सीएम हो, गवर्नर ना हो। सीएम हो? नहीं सर, ऐसा नहीं। सवाल ये है कि उसकी अपॉइंटमेंट वाइस चांसलर की कौन करे? सीएम चांसलर ही लग गया होगा जी। जो चांसलर है वो राष्ट्रपति है, वो उपराष्ट्रपति है। ये कह रहे हैं कि क्यों ना उस स्टेट का जो चांसलर हो यूनिवर्सिटीज़ का, वो सीएम हो। मैंने तो अपनी में वही बना रखे हैं। मेरे पास वहाँ 32 यूनिवर्सिटी, आपकी जानकारी के लिए। सबसे पहला मैंने काम किया, कौन लगाना कौन हटाना ये मेरा काम नहीं, आप संभालो, मेरे को अपना काम करने दो। इस पॉलिटिक्स में हुई नहीं मैं वहाँ। मेरा व्यक्तिगत, मैं इसमें चांसलर सब जगह हूँ, जाता हूँ, बच्चों में बातचीत करता हूँ, उनके हॉस्टल में जाता हूँ, उनके भारतीय कल्चर संस्कृति की बात करता हूँ। यह हटाना लगाना इस पॉलिटिक्स में मैं पढ़ता ही नहीं। धन्यवाद आपका सभी का आने पर। आचार्य जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, ज्ञानवर्धक सब